डेथ एंड मी। अध्याय 56। मुझे लगता है यह एक लाभदायक व्यवसाय है। गारकान कबीले की कार्यशाला में कबीले के मुखिया ओमारियो गारकान गुस्से से आग बबूला थे। यहां तक कि मुख्य लोहार जून गारकान भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यह स्टील बनाया कैसे गया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें यह नहीं पता चल रहा कि इसे कैसे गढ़ा गया? बस इसे बीच से काट दो, देखो अंदर क्या है, जो चाहो करो। या तुम मुझे यह बता रहे हो कि उन्हें एक नए प्रकार का अयस्क मिला है? जून ने अपना सिर हिलाया। मैं कह नहीं सकता, मैंने इस तरह की धातु के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था, देखना तो दूर की बात है। इसे बीच से काटना भी उतना ही मुश्किल था जितना किसी आध्यात्मिक तलवार को दो हिस्सों में बांटना। सामग्री के हिसाब से शायद और भी मुश्किल। फिर भी यह वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। इसके अंदर कोई और धातु नहीं थी। पहले तो मुझे लगा कि सतह के नीचे कोई मजबूत धातु छिपी हुई है, लेकिन मैं गलत था। पूरी तलवार एक ही तरह की धातु से बनी थी। ओमारियो इसे स्वीकार नहीं कर सका। क्या इसे बनते हुए देखे बिना यह पता लगाने का वाकई कोई तरीका नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया था? जून ने सिर हिलाया। कम से कम ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो हमारी लोहार की दुकान को पता हो। हालांकि मैं कह सकता हूं कि सुफेरिया और वाटिल कबीले भी हमारी तरह ही उलझन में होंगे। मुझे संदेह है कि वे केवल स्टील की तलवारों पर शोध करके इसके रहस्यों को उजागर करने का कोई तरीका खोज पाएंगे। ओमारियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसे में हमें उनकी ढलाई विधि स्वयं ही पता लगानी होगी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सदस्यों को उस वारेन कार्यशाला में भेजो। उन्हें कहो कि वे लगातार आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग करते रहें। देर सवेर उन्हें और अधिक इस्पात की तलवारें बनानी ही पड़ेंगी। उस समय हम इसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। जून ने सिर हिलाया और फिर चली गई। अन्य दो बड़े लोहार कुलों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। अंततः वे भी गरकान कुल की तरह ही कुछ विशेषज्ञों को अवलोकन के लिए भेज सकते थे। हालांकि 2 दिन बीत गए और कोई नई तलवार नहीं बनाई गई। बीच बीच में लाए गए कुछ हथियारों को तेज करने के अलावा अंदर के लोहार और कुछ नहीं कर रहे थे। अब तक वे समझ चुके थे कि वारेन वर्कशॉप ने खुलने से पहले ही बहुत सारी स्टील की तलवारें बना ली थीं। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें फिलहाल कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी। जूरी ने एरकिल और उसके 2 शिष्यों से कुल 300 लोहे की तलवारें बनवाईं। एक पूरा सप्ताह बेचने के बाद उन्होंने 213 तलवारें बेच दी। इसका मतलब था कि उनके पास अभी भी 87 तलवारें और थीं जिन्हें उन्हें बेचना था, जिसके बाद वे और तलवारें बनाना शुरू करेंगे। अंततः उन कुलों ने अपने संस्थापक सदस्यों को दुकान के अंदर यह दिखावा करने के लिए भेजा कि वे बस देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में उन सभी ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके यह पता लगाया कि दुकान में बिक्री के लिए कितनी तलवारें बची हैं। जूरी ने उन आध्यात्मिक इंद्रियों की उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि कोई अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग नहीं कर सकता। एक समय उन्होंने कार्यशाला के अंदर मौजूद सभी सामग्रियों की जांच करने का भी प्रयास किया, लेकिन कोयला, लोहा और कुछ अन्य सामान्य औजारों और अयस्कों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उन्हें लगा था कि लोहा उन बेकार लोहे की तलवारों को बनाने के लिए रखा गया था। अंत में उन्होंने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक उनकी दुकान में सभी स्टील की तलवारें बिक न जाए। उनके पास अभी भी 87 तलवारें बची हैं। जिस गति से ये तलवारें बिक रही हैं, उसे देखते हुए सब कुछ बेचने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और लगेंगे। देखते हैं क्या होता है। वे सही थे, स्टील की तलवारें रेगिस्तान में पानी की तरह बिक रही थीं। भला कौन ऐसा हथियार नहीं चाहेगा जो आध्यात्मिक उपकरण जितना ही अच्छा हो, लेकिन कम कीमत पर? यह नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर था। इसलिए यह 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। हालांकि तलवारें जाते रहने के बावजूद किसी ने भी कुछ भी बनाना शुरू नहीं किया। अगर वे अभी से बनाना शुरू नहीं करेंगे तो और लाने से पहले ही तलवारें खत्म हो जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि तलवारें बाहर बनाई गई हों और यहां लाई जाए? लेकिन अगर ऐसा है तो हमें बस उन्हें लाने वालों का पीछा करना होगा। इससे शायद काम और भी आसान हो जाएगा। दुर्भाग्य से देखने वालों के लिए आखिरी तलवार बिकने के बाद वारेन वर्कशॉप बंद हो गई। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। सामने केवल एक पट्टिका लगी हुई थी, स्टॉक खत्म हो गया है, कृपया किसी और दिन वापस आइएगा। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कार्यशाला की जांच करते रहे, लेकिन किसी ने भी एक भी तलवार बनाना शुरू नहीं किया। असल में अंदर मौजूद लोहार बस कुछ खेल खेल कर मजे कर रहे थे, बस इतना ही। अंततः लोहारों के कुलों का धैर्य टूट गया। उन्होंने कार्यशाला में घुसकर इस्पात धातु का सूत्र हासिल करने का निश्चय किया। तीनों बड़े कुलों ने मिलकर इस कार्य की योजना बनाई। आखिर वे शहर के भीतर थे। यहां कानून का पालन होता है। उन्हें तेजी से काम करना था और कोई सुराग नहीं छोड़ना था। उस रात काले कपड़े पहने 6 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर रात के समय वर्कशॉप के बाहर दिखाई दिए। सड़कें सुनसान थीं और इक्का दुक्का ही नगर रक्षक गश्त कर रहे थे। वे अपने अन्य अधीनस्थों के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हीं रक्षकों पर नजर रख रहे थे। गश्त के दौरान जैसे ही कोई खाली जगह दिखाई देगी, वही उनके कार्रवाई करने का क्षण होगा। अचानक 6 साधकों ने एक सीटी सुनी। यही वह संकेत था जिसका वे इंतजार कर रहे थे।
तुरंत ही उनकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और वे कार्यशाला के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। बूम! 6 आदमी हवा की तरह तेजी से आगे बढ़े और सीधे दूसरी मंजिल पर पहुंच गए जहां जूरी और बाकी लोग खेल रहे थे। उन्होंने दूसरी मंजिल का दरवाजा जोर से बंद किया और जल्दी से अंदर चले गए। उन्होंने जल्द ही जूरी, एरकिल के 2 शिष्यों और वारेन जनजाति के कुछ ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के योद्धाओं को देखा। वे ज्यादा देर रुकने की योजना नहीं बना रहे थे। उनका निशाना एरकिल और जूरी थे। उनमें से कोई न कोई स्टील मेटल फॉर्मूला जरूर जानता होगा। काले वस्त्र पहने 3 आदमी योद्धाओं को रोकने के लिए आगे बढ़ गए। वहीं उनके समूह के 3 शीर्ष फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सदस्य जूरी और एरकिल के पीछे चले गए। हालांकि जूरी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में था, लेकिन वह केवल प्रारंभिक चरण का था, इसलिए वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन ठीक उसी क्षण उन्हें एक खर्राटे की आवाज सुनाई दी। हे। ये सोचकर अच्छा लगा कि वे सचमुच आ गए। मुझे लगता है कि यह वाकई एक लाभदायक व्यवसाय है। अध्याय 57 निष्कर्ष। अचानक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव आया। जैसे ही काले वस्त्र पहने पुरुषों ने इसे महसूस किया, वे सभी जमीन पर घुटने टेक दिए। वे इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। क्या हो रहा है? एक बूढ़ा आदमी जो दूसरों के साथ खेल रहा था, अचानक उठा और उनकी ओर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ दबाव बढ़ता गया। आखिरकार काले कपड़े पहने हुए लोग घुटनों के बल भी नहीं टिक पाए और जमीन पर लेट गए। उनकी हड्डियों के चटकने की आवाज भी सुनाई दी। तुम कौन हो? अब तक काले कपड़ों वाले लोग समझ चुके थे कि यह सब एक जाल था। यह कार्यशाला बहुत पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उस बूढ़े आदमी की साधना भी स्पष्ट रूप से उनसे कहीं अधिक थी। लेकिन ऐसा विशेषज्ञ इस जगह पर क्यों प्रकट होगा? अगर इस कार्यशाला का ऐसा इतिहास है, तो इसे दिखाने के लिए वह इस क्षण तक इंतजार क्यों करेगी? इसके बाद जूरी आगे बढ़ी और उस विशेषज्ञ को प्रणाम किया। वरिष्ठ फलेल, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर के लोहार कबीले भी हमारे फॉर्मूले को चाहते हैं, इसलिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके जाफा बैंक के साथ हमारी साझेदारी हम दोनों के लिए लाभदायक होगी। जाफा बैंक। जब काले कपड़ों वाले लोगों ने यह नाम सुना, तो वे तुरंत कांप गए। जाफा बैंक उनके साम्राज्य का एक दिग्गज है। यह इतना बड़ा है कि साधक संप्रदाय भी आसानी से उनसे पंगा नहीं लेते। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि जाफा बैंक इस तरह की एक छोटी कार्यशाला के साथ साझेदारी करने के लिए आगे आएगा। हाँ, चिंता मत करो, जब मैंने तुम्हारे स्टील मेटल के नतीजे देखे, तो मुझे पता था कि यह भविष्य में एक बड़ा कारोबार बनेगा। हमारे जाफा बैंक ने पूरे साम्राज्य और यहां तक कि दूसरे देशों के नए आविष्कारकों के साथ साझेदारी की है। हमें बस एक ही बात की फिक्र है, क्या इससे मुनाफा होगा या नहीं? तुम्हारा स्टील तो मुनाफा कमाने में पूरी तरह सक्षम है। तब फालाइल ने जूरी की ओर देखा और एक प्रश्न पूछा। क्या आपने विकास ब्यूरो में पहले ही आवेदन कर दिया है? जूरी ने सिर हिलाया। हाँ। जाफा बैंक के समर्थन के लिए धन्यवाद, उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया। स्टील धातु अब हमारी वारेन कार्यशाला की एकमात्र संपत्ति है। यदि साम्राज्य में कोई अन्य लोहार कार्यशाला इसे बनाने का निर्णय लेती है, तो उन्हें पहले हमारी अनुमति लेनी होगी। फालिल ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। काले कपड़ों वाले आदमियों ने मुंह बनाया। शुरू से ही स्टील मेटल के साथ उनका कोई भाग्य नहीं था। अब इन चींटियों का क्या करूं? चलो छोड़ो, इन्हें शहर के पहरेदारों पर छोड़ देता हूं। अगर मैं इन्हें यहीं मार दूं, तो बाद में फर्श साफ करना झंझट भरा हो जाएगा। शहर के पहरेदारों को तुरंत बुलाया गया और काले कपड़े पहने लोगों को ले जाया गया। वारेन जनजाति के हित में भी यही था कि उन्हें मारा न जाए। आखिरकार इससे उनके भेजने वालों के प्रति और भी ज्यादा नफरत पैदा होती। हालांकि लोहार कबीलों को उन्हें खत्म करने से पहले अपनी खाल की एक परत उतारनी पड़ेगी। वारेन वर्कशॉप के अंदर वापस आकर फालाइल फिर से मेज के बगल में बैठ गया। कल एरेज मास्टर आएंगे। वे आपकी कार्यशाला के चारों ओर एक आध्यात्मिक चेतना छिपाने वाला घेरा स्थापित करेंगे, इसलिए अब आपको अपने फॉर्मूले के चोरी होने का डर नहीं रहेगा। वैसे भी अगर वे इसे चुरा भी लेते हैं, तो विकास ब्यूरो द्वारा आपका अनुरोध स्वीकार किए जाने के बाद वे इसे बेच नहीं पाएंगे, इसलिए यह वैसे भी बेकार हो जाएगा। हाँ, अगर वे साम्राज्य छोड़कर चले जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन यह आपकी या हमारी समस्या नहीं है। जूरी ने सिर हिलाया और वह भी बैठ गई। खैर, अगला कौन था? जल्दी से अपनी चाल चलो। वारेन वर्कशॉप में सभी लोग अगली सुबह तक खुशी खुशी खेलते और पीते रहे। हालांकि लोहार कबीलों के लिए हालात इतने शांत नहीं थे। कबीले के नेताओं ने इस्पात धातु का सूत्र प्राप्त करने के लिए हाथ मिला लिया था, लेकिन उनके सभी अधीनस्थ बंदी बना लिए गए थे। नगर रक्षक उनके दरवाजे पर आ चुके थे और अब उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। पूरे दिन पूछताछ और काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स के बाद ही वे सिटी गार्ड्स बिल्डिंग से निकले। कबीले के प्रत्येक नेता के पीछे 6 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट विशेषज्ञ थे। यही वे लोग थे जिन्होंने पिछली रात के अभियानों में भाग लिया था। धिक्कार है। जूरी तो साफ साफ नासमझी का नाटक कर रहा था। इसीलिए तो उसने स्टील मेटल फॉर्मूला नहीं बेचा। जाफा बैंक जैसी कंपनी के समर्थन से उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
रोगेन बाटिल ने बस आह भरी। अगर जाफा बैंक इसमें शामिल है तो इसमें कोई शक नहीं कि विकास ब्यूरो ने स्टील मेटल पर भी उनका मालिकाना हक स्वीकार कर लिया है। अगर हम फॉर्मूला हासिल भी कर लेते हैं तो हम उसे बेच नहीं पाएंगे। यह समय की बर्बादी है। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तो इससे अलग हो रहा हूं। इस बार जाफा बैंक ने हमें छोड़ दिया, लेकिन अगर वे चाहें तो मेरे परिवार को पूरी तरह कुचल सकते हैं। अलविदा दोस्तों। बाकी दोनों कबीले के सरदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। अंततः उनमें से कोई भी जाफा कबीले को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वे जल्दी से अपने अपने रास्ते चले गए और अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया। अगली सुबह फाइल द्वारा वर्णित एरेज मास्टर आ गए। वे जाफा बैंक के आदेशों का पालन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और अपना काम पूरी कुशलता से किया। मात्र एक दिन में कार्यशाला के चारों ओर एक आध्यात्मिक चेतना रोधक आवरण खड़ा कर दिया गया। इसके बाद एरकिल और बाकी लोगों ने तुरंत और सामग्री इकट्ठा की और फिर से काम शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने हथियारों की विविधता बढ़ाने के लिए अन्य हथियार भी बनाए। तलवारें, कृपाण, ढालें, सब कुछ। उन्होंने विशिष्ट प्रकार के हथियारों के ऑर्डर भी लेने शुरू कर दिए। जाफा बैंक के साथ अनुबंध भी पूरा हो गया। स्टील वर्क्स द्वारा अर्जित कुल मुनाफे का 30% जाफा बैंक को और 70% वारेन वर्कशॉप को मिलेगा। जाफा बैंक विकास के शुरुआती चरणों में सुरक्षा प्रदान करेगा और साम्राज्य के अन्य शहरों में स्टील वर्क्स को बढ़ावा देने में मदद करेगा। लेकिन अंततः स्टील मेटल का स्वामित्व वारेन के पास ही रहेगा। अध्याय 58 आश्चर्य। वारेन जनजाति में वापस आकर रीन और रोआन समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। पिछले 3 हफ्तों के दौरान उनकी साधना सुचारू रूप से बढ़ रही थी। अब तक वे ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने के संकेत महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षाएं चलती रहीं। इन्ना मलाका अपने स्टाफ में और भी निपुण हो गईं, जबकि रिवियो ने अपने भाले से अच्छे परिणाम दिखाने शुरू कर दिए। रिवियो बिल्कुल भी इन्ना का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन रीन और रोआन के अलावा वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे चुनौती देने का साहस किया। रीन की तलवारबाजी उतनी ही तेजी से सुधर रही थी जितनी इन्ना की लाठी। हालांकि यह देखते हुए कि उसका दिमाग भी परिपक्व है, उसकी प्रगति कहीं अधिक निपुण थी। जहां तक रोआन की बात है, उसे फिलहाल हथियारों का अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के इस्तेमाल के समय ही इस पर विचार करता था। 3 दिन पहले रोआन की तलवारबाजी की नियमावली, डेथ स्टाइल, ने आखिरकार एक बदलाव ला दिया। मेजबानों को बधाई। नई तलवार शैली के कारण वारेन जनजाति की संपूर्ण शक्ति में वृद्धि हुई है। मेजबानों को 10 भाग्य अंक दिए जाते हैं। जनजाति के कुछ योद्धाओं द्वारा मृत्यु शैली में महारत हासिल करने पर और अंक प्राप्त होंगे। हालांकि रीन और रोआन यह सुनकर खुश थे, लेकिन फिलहाल 10 भाग्य अंक किसी काम के नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दिन बरकरार रखे। आखिरकार पूरा 1 महीना बीत गया और जूरी अपने प्रयासों के पहले फल के साथ लौटा। अलंडा रीन और रोआन को बुलाकर उसने शहर में हुई घटनाओं का पूरा विवरण देना शुरू किया। पहले 3 हफ्तों के दौरान हमारा जाफा बैंक के साथ कोई साझेदारी समझौता नहीं था। इसका मतलब यह था कि हमने 300 स्टील की तलवारें खुद ही बेचीं और हमें उनके भुगतान में कोई हिस्सा नहीं लेना पड़ा। कुल मिलाकर उस दौरान हमने लगभग 60,000 स्पिरिट स्टोन कमाए। उसके बाद हमने फिर से स्टील के उपकरण बनाना शुरू कर दिया। साथ ही वारेन वर्कशॉप का नाम फैलने के कारण काफी ग्राहक इसके खुलने का इंतजार कर रहे थे। फिर भी मैंने साझेदारी से पहले अर्जित स्पिरिट स्टोन्स को बाद में अर्जित किए गए स्पिरिट स्टोन्स के साथ न मिलाने का फैसला किया। इसलिए मैं केवल पहले स्टील स्वॉर्ड्स से मिले स्पिरिट स्टोन्स ही लाया हूं। आप जानते हैं, ये 60,000 स्पिरिट स्टोन्स हमारी पूरी जनजाति द्वारा खदान में 3 महीने की मेहनत के बाद भी कमाए गए स्पिरिट स्टोन्स से कहीं ज्यादा है। हमने तो बस 3 हफ्ते में इतना कमा लिया। रीन, क्या तुम वाकई सिर्फ 30% ही चाहते हो? मुझे इससे ज्यादा देने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम इस समय हमारी जनजाति की बहुत मदद कर रहे हो। रीन ने अपना सिर हिलाया। बस इतना ध्यान रखना कि हमारी कक्षा के बच्चों को अच्छी खासी रकम बांट दी जाए। रोआन और मेरे लिए 30% काफी है। 17,000 तो इतनी बड़ी रकम है कि हम इतनी जल्दी खर्च नहीं कर पाएंगे। ओह हाँ, इन्ना मलाका बहुत तेजी से सीख रही है, तो उसे कुछ अतिरिक्त दे देना। उसकी नीली प्रतिभा वाकई चौंकाने वाली है। अलंडा आह भरे बिना नहीं रह सकी। उसकी प्रगति चौंकाने वाली है। तो तुम दोनों का क्या? तुम्हारी साधना की गति भी सबसे तेज है। इन्ना की प्रगति तेजी से होने का एकमात्र कारण यह है कि उसकी साधना का स्तर तुमसे कम है। एक बार जब वह तुम्हारे स्तर तक पहुंच जाएगी, तो वह निश्चित रूप से तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगी। रोआन ने अपना सिर हिलाया। हमारा मामला बहुत ही खास है। हमारी तुलना करना सही नहीं है। जूरी ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। फिर उसने उन स्पिरिट स्टोन्स में से 10% नए वर्ग में लगा दिए और बाकी का जिम्मा अलंडा को सौंप दिया। अगले दिन पूरी जनजाति में हलचल मच गई। अचानक योद्धाओं और आम लोगों के लिए स्पिरिट स्टोन के सभी भुगतान बढ़ गए। हालांकि जनजाति में 10,000 से अधिक लोग हैं, इसलिए यह बढ़ोतरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी यह सबके लिए खुशी की बात थी। रीन और रोआन की कक्षाओं को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला। 60,000 स्पिरिट स्टोन में से 10% उनमें डाले गए। इना मलाका का परिवार उन स्पिरिट स्टोन को देखकर सबसे ज्यादा हैरान था।
आखिरकार वह तो लगभग 500 स्पिरिट स्टोन घर लाई थी। अलंदा ने मिलकर उन्हें सारी स्थिति समझाई। जैसा कि आप जानते हैं, वह ब्लू लेवल की प्रतिभा है, इसलिए जनजाति उसके भविष्य में निवेश कर रही है। सुनिश्चित करें कि आप उसका उचित समर्थन करें और स्पिरिट स्टोन बर्बाद न करें। उसके परिवार ने अलंदा की बात तुरंत मान ली। वे आध्यात्मिक पत्थर वाकई उसकी साधना में बहुत मददगार साबित होंगे। हालांकि इन्ना को अभी भी अपनी असली योग्यता के रंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रीन और रोआन कुछ बड़े बक्से लेकर घर लौटे। हालांकि किसी को नहीं पता था कि उनके अंदर क्या है। यहां तक कि उन्हें ले जा रहे योद्धाओं को भी इसका अंदाजा नहीं था। रीन ने डियाकर और ओप्रिल को अंदर बुलाया और फिर पूरे घर को बंद कर दिया। अब केवल उसके माता पिता, रोआन और उनके 2 रक्षक ही मौजूद थे। ट्यूरिन और हमालिया उस स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रीन, यहां क्या हो रहा है? और ये सारे बक्से क्या हैं? रीन मुस्कुराया और फिर एक बक्से को लात मारकर खोल दिया। तुरंत ही अंदर मौजूद बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। यह देखकर उनके माता पिता और संरक्षक दोनों चौंक गए। उन्होंने पहले कभी इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स नहीं देखे थे। लेकिन खुशी के बजाय जुड़वा बच्चों के पिता ट्यूरिन चिंतित हो गए। रीन, रोआन, इसका क्या मतलब है? ये सारे स्पिरिट स्टोन कहां से आए? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यह सुनकर रीन और रोआन हल्के से मुस्कुराए। इस कमरे में बैठे लोगों को उनके पिछले जन्मों के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्हें डियाकर, ओप्रिल, ट्यूरिन और हमालिया के लिए चीजों को स्पष्ट करने के लिए किसी अधिक प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी। जब हमालिया ने दरवाजा खोला तो वह लगभग डर ही गई थी। ट्राइब लीडर जूरी, कृपया जल्दी अंदर आइए। ओप्रिल, डाइकर और ट्यूरिन तुरंत खड़े हो गए और जूरी को प्रणाम किया। जूरी मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं देख रहा हूं कि आपको वे स्पिरिट स्टोन मिल चुके हैं जो मैंने आपको दिए थे। हमालिया और ट्यूरिन अचंभित रह गए। क्या यह हमें कबीले के मुखिया ने दिया था? इतने सारे कैसे हो सकते हैं? जूरी हंस पड़ी और फिर उसने समझाया। चिंता मत करो, यह सही रकम है। बस इतना समझ लो कि रीन और रोआन ने कबीले के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए यह उनका इनाम है। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा था कि क्या वे तुम्हें उन स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करने दे सकते हैं, और मैंने हाँ कर दी। मैं बस तुम्हें तसल्ली देने आया हूं। दुर्भाग्य से मैं अभी उन्हें यह नहीं बता सकता कि उन्होंने कबीले की मदद कैसे की, क्योंकि यह एक राज है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुरिन और अलंदा अभी भी इस बात से हैरान थे। लेकिन चूंकि जूरी आई थी, इसलिए वे इसे स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक उनके बच्चे कुछ गलत नहीं करते, तब तक सब ठीक है। धन्यवाद, जनजाति नेता। हम समझ गए। जूरी ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर चली गई। हमालिया, ट्यूरिन, डियाकर और ओप्रिल ने जुड़वा बच्चों को देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। दूसरी ओर रीन बस हंस पड़ा। पिताजी, माताजी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कबीले के मुखिया ने पुष्टि कर दी है कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए बेझिझक स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करें। डाइकर और ओप्रिल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे रक्षक होने के नाते आपको भी बलवान बनना होगा। अंत में वे केवल सिर हिलाकर ही सहमति दे सके। अध्याय 59, बहुत अच्छा होना। इतने सारे स्पिरिट स्टोन उपलब्ध होने के कारण रीन और रोआन के साधना में अब कोई बाधा नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि जनजातियों में साधकों के लिए सबसे बड़ी बाधा वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है। यहां तक कि जूरी और अलंदा भी इतने स्पिरिट स्टोन का उपयोग नहीं कर सकते थे, अन्यथा उनके भंडार सूख जाते। इस प्रतिबंध के हटते ही रीन और रोआन की साधना की गति में जबरदस्त उछाल आया। महज 1 महीने में वे ऊर्जा संचयन के मध्य चरण में पहुंच गए। रीन ने अपने पिता को काम छोड़ने के लिए मना लिया, इसलिए अब उनके माता पिता दोनों अपना सारा समय साधना में ही व्यतीत कर रहे थे। बेशक तुरिन और हमालिया की साधना क्षमता केवल साधारण ग्रे रंग की थी, जो सबसे निम्न स्तर की थी। असीमित स्पिरिट स्टोन होने के बावजूद भी उनकी साधना ओप्रिल और डाइकार की साधना के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। रीन और रोआन की तो बात ही छोड़िए। जुड़वा बच्चे प्रतिदिन कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करते थे, जो दूसरों के लिए अविश्वसनीय लगता था। वास्तव में वे इससे भी अधिक का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन सिस्टर ऑब ने दोनों को चेतावनी दी। यदि साधना बहुत तेज गति से की जाए तो उचित आधार स्थापित करना संभव नहीं होगा। आप दोनों को अपने शरीर और आत्मा को अपने दांतियानों में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए समय देना होगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप प्रतिदिन 100 से अधिक स्पिरिट स्टोन का उपयोग न करें। सिस्टर ऑब का उद्देश्य उन्हें ब्रह्मांड के दोनों हिस्सों को फिर से जोड़ने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंचने में मदद करना था। जाहिर है वह उनकी साधना को भटकने नहीं देती। जब रीन और रोआन स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते थे, तब वे दूसरी चीजों का अभ्यास करते थे। रोआन, रीन, इन्ना और रिवियो को हथियार चलाना सिखाता था। कभी कभी रोआन अकेले ही आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हमले करता था। बाद में रीन को पता चला कि रोआन अपनी खुद की कुछ खास शक्तियां भी विकसित कर रहा था। मैं यह सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम दोनों के लिए कर रहा हूं। यह सुनकर रीन की पीठ में सिहरन सी दौड़ गई। यह तो डरावना है, कृपया ऐसा मत कहो। रोआन के होंठ फड़फड़ाए। भाड़ में जाओ।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं स्वेच्छा से ऐसा करूंगा? अगर तुम कमजोर हो और मर जाते हो तो शायद मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए मेरे पास तुम्हें भी मजबूत बनाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, बेवकूफ। मैं अभी तुम्हारा सिर काटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, लेकिन मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा तुम ही हो जिसने हमें स्पिरिट स्टोन दिलाए हैं, इसलिए इसे एक भुगतान भी माना जा सकता है। रीन ने राहत की सांस ली। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम सचमुच भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहते हो। इस बार तो तुम ही अजीब हरकतें कर रहे हो। जाओ यहां से, मुझे परेशान मत करो जब मैं कुछ नया बना रहा हूं। रीन उत्सुकता से रोआन को अपनी तलवार चलाते हुए देख रहा था। अचानक उसने अपने सामने रखे पुतले पर वार किया और वह आर पार हो गया। एक पल के लिए रीन को लगा कि पुतला दो हिस्सों में कट गया है, लेकिन तभी एक काली आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त तलवार फिर से उसके आर पार हो गई। यह रीन तुरंत समझ गया। पहली तलवार महज एक भ्रम थी, केवल दूसरी ही असली थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रीन को महसूस हुआ कि रोआन ने उस भ्रम को बनाने के लिए अपने प्रकाश तत्व का इस्तेमाल किया था। रीन ने तुरंत काले और सफेद धागे पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि प्रकाश और अंधेरे तत्व पक्ष बदलने की प्रक्रिया के बीच में थे। वह मेरे प्रकाश तत्व का उपयोग कर रहा है। फिर रीन ने अपने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की और रोआन के अंधकार तत्व का उपयोग करने का प्रयास किया। आश्चर्यजनक रूप से, जिस प्रकार रोआन अपने प्रकाश तत्व का उपयोग कर सकता है, उसी प्रकार रीन भी रोआन के अंधकार तत्व का उपयोग कर सकता है। यह पहली बार था जब रीन ने महसूस किया कि वह रोआन से लेन देन करने के लिए कहे बिना भी यह काम कर सकता है। रोआन ने रीन को घबराया हुआ देखा और फिर उसे समझाने लगा। मेरा मानना है कि यह हमारी प्रकाश और अंधकार साधना तकनीकों का प्रभाव है। ऐसा लगता है कि इन्हें हमारी आत्माओं को जोड़ने वाले धागों को आधार बनाकर बनाया गया है। ऊर्जा संचय क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि यह आदान प्रदान निरंतर हो गया। चूंकि प्रकाश तत्व तो आ ही रहा है, तो क्यों न इसका सदुपयोग किया जाए? रीन ने पूछे बिना नहीं रह सका। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। रीन को रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। छोड़ो इसे। अगर मैं इसके बारे में ज्यादा सोचूंगा तो खुद को ही नुकसान पहुंचाऊंगा। वैसे क्या तुम इस तलवार तकनीक को पूरा करने के बाद ही मुझे इस प्राकृतिक आदान प्रदान के बारे में बता रहे थे? रोआन ने इनकार नहीं किया। हम पहले से ही स्वेच्छा से इस आदान प्रदान को करने की खेती कर रहे हैं, इसलिए आपको बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि तकनीक तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने बस इंतजार किया। आखिरकार आपको यह जानने से क्या फायदा होगा? रीन को आक्रोश महसूस हुए बिना नहीं रह सका। हो सकता है मैंने भी कोई हमला करने की तकनीक विकसित कर ली हो, तुम्हें पता है? हा 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 हा। तुम? हमला करने की तकनीक? तुम्हें तो तलवार चलाना भी ठीक से नहीं आता, तो मेरे डार्क एलिमेंट का इस्तेमाल करके तुम भला कुछ बनाओगे कैसे? सबसे पहले तो क्या तुमने कभी प्रकाश पर आधारित कोई चीज बनाई है? एक भी? रीन रूठ गया लेकिन जवाब नहीं दे सका। यह सही था। रीन के बताए अनुसार तलवारबाजी का अभ्यास और साधना करने के अलावा उसने सचमुच कुछ और करने की कोशिश नहीं की थी। प्रकाश तत्व का उपयोग करके कोई तकनीक विकसित करने की तो बात ही छोड़िए। रोआन, जाहिर है, उसकी चुप्पी पर और भी ज्यादा हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ। तुम सच में बेवकूफ हो। हथियार और हमले की तकनीकें मेरा क्षेत्र हैं। जब मैं पहले से ही इस तरह का हूं, तो तुम मेरी नकल करके कुछ मिलता जुलता क्यों बनाना चाहते हो? इसे मुझ पर ही छोड़ दो। तुम्हारा क्षेत्र कहीं और होना चाहिए, खासकर तुम्हारे जैसे लाइट एलिमेंट उपयोगकर्ता के लिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? रीन उन शब्दों को सुनकर चौंक गया। वास्तव में रोआन की तुलना में रीन एक अच्छा लड़ाकू नहीं था। हालांकि वह अधिकांश लोगों से कहीं बेहतर है और बहुत जल्दी सीखता है, फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि इस क्षेत्र में रोआन को हराने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। रीन समझ गया कि रोआन उसे एक स्पष्ट संकेत दे रहा है। हे, तुम सही कह रहे हो, रोआन। मैं उन आक्रमण तकनीकों को तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, बस मुझे अगली बार मुफ्त में सिखा देना। हाँ हाँ। भागो भागो, चले जाओ। चेहरे पर मुस्कान लिए रीन जल्दी से रोआन को अकेला छोड़कर चला गया। हालांकि रोआन ने बस हल्की सी हंसी दी। मैं अपने ही भले के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। अध्याय 60 फिल्मों की तरह। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। अब रीन, रोआन और उनकी कक्षाओं के बच्चे 8 साल के हो चुके हैं। नारी जनजाति के गठबंधन और कार्यशाला के पीछे स्थित अपनी जनजाति और जाफा बैंक की सुरक्षा के चलते पूरी जनजाति शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। जूरी ने आसपास की जनजातियों के साथ भी संबंध मजबूत किए और उन्हें यह समझाया कि उनकी जनजाति का इरादा किसी अत्याचारी शक्ति बनने का नहीं है जो उनसे कर वसूले। पिछले 3 वर्षों में शहर में स्थित वारिन कार्यशाला का आकार भी बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं कि वे बड़े लोहार परिवारों के लिए खतरा बन सके। वे प्रति माह एक निश्चित संख्या में ही इस्पात के हथियार बनाते हैं। एक बार जब उनका काम पूरा हो जाता है तो अगले महीने तक कोई नया उपकरण नहीं बनता। जूरी की योजना बहुत सीधी सादी थी, वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। इस समय उनकी वारिन जनजाति बहुत कमजोर है।
अगर वे अपना कारोबार बढ़ाना शुरू करते हैं तो शायद दूसरे भी उनकी जनजाति को निशाना बना लें। फिलहाल उनकी जनजाति को काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन मिल रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति काफी अच्छी है। जब उनकी जनजाति मजबूत हो जाएगी तभी जूरी अपने इस्पात उद्योग को बढ़ाने के बारे में सोचेगा। वारेन जनजाति में वापस आकर रीन और रोआन ने ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली। शरीर रूपांतरण क्षेत्र ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र से तेज होना चाहिए था, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स के कारण यह स्पष्ट रूप से बदल गया। उनकी क्षमताओं में अंतर भी यहां देखा जा सकता था। स्पिरिट स्टोन्स के साथ भी डायकार अंतिम चरण तक ही पहुंच पाया, जबकि ओप्रिल मध्य चरण में ही रह गया। गलत न समझें, यह उनके लिए पहले से ही एक प्रभावशाली प्रगति है। स्पिरिट स्टोन्स के बिना उनके जीवन में नींव स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी रीन के स्पिरिट स्टोन्स ने इस संभावना को साकार कर दिया। इन्ना मलाका को भी स्पिरिट स्टोन्स का मासिक भत्ता बहुत अच्छे से मिल रहा था। वह पहले ही ऊर्जा संचयन स्तर में प्रवेश कर चुकी थी और किसी भी क्षण मध्य स्तर में पहुंच जाएगी। जहां तक रिव्यो की बात है, जो एकमात्र हरा रंग योग्यता वाला व्यक्ति है, वह भी ऊर्जा संचयन स्तर के करीब पहुंच रहा है। कबीले की लोहार की कार्यशाला में रीन और एरकिल कुछ नया बना रहे थे, या यूं कहें कि रीन आदेश दे रहा था और एरकिल उसका पालन कर रहा था। दोनों के साथ काम करने से काम बहुत तेजी से हो रहा था। रीन ने गहरी सांस ली और अपने सामने मौजूद तरल धातु को देखते हुए अपने प्रकाश तत्व को एकत्रित किया। देखते हैं कि इस बार यह काम करता है या नहीं। प्रकाश तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा पिघली हुई धातु में समा गई। धीरे धीरे धातु में परिवर्तन शुरू हुआ और अंततः गर्म पीले और लाल रंग का कुछ अंश सफेद रंग में परिवर्तित हो गया। यद्यपि यह मुख्य रूप से पीला और लाल था, फिर भी सफेद रंग की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सफलता। एरकिल की आंखें भी चमक उठीं और दोनों ने तुरंत अगली प्रक्रिया शुरू कर दी। दिन के अंत तक रीन और एरकिल कार्यशाला से एक नई तलवार लेकर निकले। इसका रंग नीला था, लेकिन साथ ही उस पर सफेद रंग की एक झलक भी थी। यह प्रकाश तत्व से युक्त एक आध्यात्मिक तलवार थी। जब तक तलवार को आध्यात्मिक ऊर्जा भेजी जाती थी, यह अपने आप आसपास के प्रकाश तत्व को आकर्षित कर लेती थी। यह आपकी पहली आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसलिए आपको इस पर गर्व होना चाहिए। रीन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इसे बहुत पहले बना सकता था, लेकिन यह बस दूसरे लोहारों की कार्यशालाओं की नकल होती। मैं उनकी तरह इतनी अच्छी सामग्री बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यह स्टील का मिश्र धातु बनाई। यह स्टील के समान सिद्धांत का पालन करती है। हालांकि तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए सही सामग्री, तापमान और समय खोजने में बहुत अधिक समय लग गया। रीन आह भरे बिना नहीं रह सका। अगर मेरे पास पृथ्वी की सटीक मशीनें होतीं, तो ऐसा काम करने में इतना समय नहीं लगता। हालांकि वह परिणाम से बहुत खुश थे। उसके बाद रीन और एरकिल की मुलाकात रोआन से हुई, जो उस समय इन्ना और रिव्यो को प्रशिक्षण दे रहा था। रोआन, मैंने तलवार बनाना पूरा कर लिया है। इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो ताकि मैं बाद में कुछ सुधार कर सकूं। रोआन को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने तलवार उठा ली। उसे बस इतना पता था कि रीन एक नए प्रकार का आध्यात्मिक मिश्र धातु बना रहा था और कुछ नहीं। जैसे ही उसने उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली, वह नीले रंग से चमक उठा और उस पर सफेद आभा छा गई। सभी लोग उसे चमकती आंखों से देख रहे थे। वह सचमुच बहुत सुंदर था। हालांकि रोआन के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। दूसरी ओर रीन भी इस नज़ारे से काफी खुश नजर आ रहा था। अच्छा, प्रकाश तत्व उम्मीद के मुताबिक इकट्ठा हो रहा है। यह मेरी क्षमता के बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा फायदा है। काज स्टील मिश्र धातु भी सामान्य काज धातु की तलवारों की तुलना में अधिक तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही है। चलो देखते हैं, इसका क्या नाम रखूं? रोआन ने नाक सिकोड़कर कहा। अपनी गांड का नाम बताओ। क्या यह चीज बिल्कुल लाइट सेबर जैसी नहीं है? मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे हाथ में लेने पर यह फिल्मों की तरह व्रोम की आवाज करेगी। रीन लगभग बेहोश हो गया। लाइट सेबर? धिक्कार है। ये बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। तुमने क्रॉस गार्ड वाला लाइट सेबर कहाँ देखा है? यह स्पष्ट रूप से एक तलवार है। यहां तक कि इसका आकार भी अलग है। अचानक रोआन ने नई तलवार से हवा में वार किया। व्रोम। वह बेहद परिचित आवाज सुनकर रोआन ने रीन की ओर देखा। तुम क्या कह रहे थे? रीन लगभग रोने ही वाला था कि जमीन पर गिर पड़ा। ये व्रोम की आवाज कहां से आई? ये सब महज एक संयोग है ना? इसके बाद रोआन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग किया और तलवार को थोड़ा ऊपर उठा दिया। हालांकि वह तलवार को अपने शरीर से कुछ सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं उठा सका, लेकिन जो उसका उद्देश्य था उसके लिए इतना ही काफी था। अरे देखो, मैं फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे तो पहले से ही जेडी बनने के योग्य होना चाहिए। अंततः रीन ने खून की उल्टी की। उसी समय एरकिल, इन्ना और रिव्यो ने उन दोनों को असमंजस भरे चेहरों से देखा। आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ मिनट बाद रीन आखिरकार अपनी उदास अवस्था से थोड़ा उबर पाया। छोड़ो इसे, क्या तुम इसका परीक्षण कर सकते हो? रोआन ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा।
अरे, अगर यह तलवार प्रकाश तत्व को एकत्रित कर रही है तो क्या यह दुश्मन में मेरे द्वारा छोड़े गए घाव को ठीक नहीं कर देगी? वह सवाल सुनने के बाद रीन का मूड आखिरकार सुधर गया। हे, क्या आपको ऐसा लगता है? लेखक का नोट, मदद के लिए कुछ शक्ति पत्थर छोड़ने पर विचार करें। आंख मारता स्माइली।